आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की दिग्गज फाइनेंस कंपनी और देश के बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई एल एन टी फाइनेंस। ये है आज की कंपनी और एल एन टी का हिस्सा है, जैसा आप जानते हैं पहचानते हैं। और इनके कस्टमर्स 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा नंबर में हैं। रिटेल बुक लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। 30 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। हाउसिंग, गोल्ड लोन और बाकी दूसरे तरह के लोन्स का कंपनी कारोबार करती है। एक बेहद खास मेहमान से हम आपकी करवाएंगे मुलाकात, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ सुदीप्ता रॉय साहब। सर ने फाइनेंशियल सर्विसेज में 24 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव लिया है। आईआईटी खड़गपुर से आपने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। एक्सेलराइज से आप जमशेदपुर से आपने एमबीए की डिग्री ली हुई है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक, डॉइचे बैंक ऐसे बड़े दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का उनका बड़ा गहरा अनुभव है। और 2024 में देश के 50 टॉप डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स में रॉय साहब का नाम शामिल हुआ है। और 2021 में भी भारत के टॉप 30 इन्फ्लुएंसर्स में आपका नाम रहा है, फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स में। और आरबीआई के साथ और सरकार की कई कमिटीज़ में काम करने का लंबा गहरा अनुभव सुदीप्ता राय साहब का है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज सर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। शुरुआत पहले आपके एक बड़े विजन के साथ करते हैं। जैसे एल&टी फाइनेंस का नाम जाना पहचाना है, सब लोग अच्छे से पहचानते हैं। आपने लक्ष्य 2026 एक विजन बनाया है अपनी कंपनी के बारे में। ज़रा समझाएं आपके शेयर होल्डर्स और हमारे दर्शकों को कि एग्जैक्टली कंपनी का क्या प्लान है। देखिए, लक्ष्य 2026 का जो हमने प्लान बनाया था, ये हमने 2021 में हमने बनाए थे। और अभी ऑलमोस्ट 5 साल हो चुका है ये प्लान में। और इसमें 4 पहलू थे प्लान में। पहले देखिए, हमारी जो बुक थी उसमें ज़्यादातर होलसेल लेंडिंग का काफ़ी परिमाण था। होलसेल लेंडिंग का जी हमने 2021 में डिसीजन लिया कि हमने फुल रिटेल फिनेंस कंपनी में ट्रांसफॉर्म करेंगे एल&टी फाइनेंस को। तो उसमें पहली जो टारगेट था कि पहले इनिशियली हम टारगेट ली थी 85% यूटिलाइजेशन की। उसको हमने 2023 में हमने उसको चेंज करके बोला कि हम 95% यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके। एज ऑफ नाउ हम लोग 98% यूटिलाइजेशन पे हैं। दूसरी टारगेट थी कि हम 25% CAGR पे ग्रो करेंगे ये 5 साल में। अगर हम हमारा कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट देखेंगे वो 28% पे है। राइट। तो हमारी जो वो भी टारगेट है, वो भी टारगेट काफ़ी अचीव कर चुके हैं। और हमारी जो बुक साइज है लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँच गई है। थर्ड टारगेट जो था कि GS3 3% और NS3 बिलो 1%। उसमें GS3 में अभी 3.31 में है और NS3 में 0.99 है। तो आप बोल सकते हैं कि NS3 में नेट स्टेज 3 में हमने मोर और लेस टारगेट भी अचीव कर लिया है। और हमारी जो फोर्थ टारगेट थी वो था रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर। और उसमें टारगेट था 2.8 to 3% के कॉरिडोर में हमारी जो रिटर्न होनी चाहिए। अभी वो है 2.37% पे है। तो ये लग रहा है कि जो हमारी जो एग्जिट ROA लक्ष्य का जो होगा वो फाइनली 2.5% के आसपास होंगे। तो ये 2.8% या 3% के जो ROA टारगेट थी, ये जो लास्ट फोर्थ टारगेट थी, इसको शायद थोड़ा सा मिस होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट 3-4 क्वार्टर में थोड़ा एसेट क्वालिटी में ओवरऑल इंडस्ट्री में थोड़ा कठिनाई आई है, उसके कारण थोड़ा सा मिस होगा। लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि 2027 में ये कॉरिडोर में हम पहुंच जाएंगे। तो 2027 में 2.7 FY27 में 2.7 2.8 से 3% की रेंज में ROA हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो 5 साल का था आपका। और 5 साल में भी 2 तो आपने बहुत कंफर्टेबली आउट परफॉर्म किया है। एक आपने उम्मीद के मुताबिक रखा है, 4 में से 3 टारगेट तो काफ़ी अच्छे गए। तो अब नेचुरली क्या फिर ये समझे कि अगले 5 साल के लिए एक और विजन 2020 बनाने वाला है? 2031 माफ़ कीजिएगा। इनफैक्ट बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। हमने ऑलरेडी लक्ष्य 2031 पे काम चालू किया है। और हम ये लक्ष्य 2031 एक्चुअली लक्ष्य जो एक्सरसाइज होता है वो एल&टी ग्रुप वाइड एक्सरसाइज होता है। सारे आईसीस का एल&टी ग्रुप वाइज एक्सरसाइज होता है, तो उसमें हम भी हिस्सा लेते हैं। तो लक्ष्य 2031 का प्लानिंग अभी चल रहा है। और हम लक्ष्य 2031 का जो हमारी जो नया टारगेट्स है, ये हम हमारी जो अप्रैल क्वार्टर रिजल्ट्स है 2026 के, उसमें हम बताएंगे। तो सर, आपके साथ एल&टी की पेरेंटेज है, तो बड़ी क्रेडिबिलिटी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, पूरे ग्रुप की। स्ट्रेंथ फाइनेंशियल आपकी वहाँ से आ जाती है। तो आपके लिए बड़ा आसान शायद ये हो कि कॉर्पोरेट बिजनेस करें, होलसेल बिजनेस करें, लेकिन आपने स्पेशली फोकस रिटेल किया है। इसकी क्या खास वजह है सर? देखिए, हम होलसेल बिजनेस में थे, लेकिन होलसेल बिजनेस में क्या है कि इन इंडिया कभी कभी होलसेल बिजनेस में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में बिजनेस मूव होते नहीं है।
कभी कभी कठिनाई आ जाते हैं, कभी कभी मार्केट डिफिकल्टीज आता है, कभी कभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिफिकल्टीज आते हैं। तो इसके कारण हमारी होलसेल बिजनेस में जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस थी, राइट, वो हमेशा फुलफिल नहीं हुआ। इसलिए बोर्ड ने 2021 में डिसीजन लिया कि इंडिया का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, गोइंग फॉरवर्ड जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, इसमें रिटेल लेंडिंग का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और रिटर्न्स का भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और एल&टी का जो ब्रांड नेम है, ये पूरा कंट्री में हर इंसान जानते हैं कंट्री में। तो जो ब्रांड स्ट्रेंथ है हमारा, ये रिटेल लेंडिंग को काफ़ी लेवरेज हो सकता है। इसके कारण 2021 में बोर्ड ने डिसाइड किया कि एल&टी फाइनेंस विल बिकम फुल फ्लेजेड जो रिटेल लेंडिंग कंपनी है, इसमें हम खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। वैसे ही हमारा काफ़ी अच्छे रिटेल बिजनेसेस थे। माइक्रो फाइनेंस में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, टू व्हीलर लेंडिंग में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। हमने डिसाइड किया कि फुल फ्लेजेड रिटेल लेंडिंग करेंगे। और अब रिटेल में ग्रोथ कहाँ से ज़्यादा आ रही है आपके? रिटेल में कई सारे, जैसे 2-3 बिजनेस आपने बताए, प्लस गोल्ड भी होगा आई एम श्योर, होम लोन्स वगैरह। तो अच्छे सेगमेंट्स कौन से हैं आपके? देखिए, रिटेल लेंडिंग में अभी जो अच्छे सेगमेंट्स है, हमारी एक ट्रैक्टर सेगमेंट है। इस साल ट्रैक्टर सेगमेंट में स्पेशली जो बारिश हुई है, लास्ट ईयर भी अच्छी बारिश हुई है, इस साल भी अच्छी बारिश हुई है, तो लास्ट 3-4 महीने से ट्रैक्टर सेगमेंट अच्छा कर रहा है। होम लोन्स वैसे ही अच्छा कर रहे हैं। होम लोन्स में 25 to 26% ग्रोथ रेट हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं लास्ट 2 साल से। अगर आप देखेंगे एसएमई फाइनेंस ऑल्सो, एसएमई फाइनेंस में हमारी ग्रोथ रेट्स काफ़ी अच्छी रही है, 30 to 35% प्लस ग्रोथ रेट रही है एसएमई फाइनेंस में। और पर्सनल लोन्स बीच में हमने थोड़ा स्लो डाउन किए थे, लेकिन अभी क्या है कि पर्सनल लोन्स और अनसिक्योर्ड लेंडिंग का जो पहले जो डिफिकल्ट माहौल था, वो निकल गया, काफ़ी रेजोल्यूशन हो चुका है। तो पर्सनल लोन्स भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अब जैसे देखेंगे कि पर्सनल लोन्स 30-40% लेवल पे ग्रो कर रहा है। हमारी स्मॉल बेस है, इसलिए परसेंटेजेस ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये सेगमेंट्स काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और गोल्ड तो ग्रो ही कर रहा है। तो कहीं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में स्ट्रेस है, एमएसएमई वगैरह, या अब वो दौर पीछे रह गया है? नहीं, देखिए, हम लास्ट ईयर ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस, जिसमें हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। हमारी बुक साइज़ 3rd लार्जेस्ट बुक साइज़ है इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ प्लस की बुक साइज़ है हमारी। उसमें थोड़ा मार्केट में, इंडस्ट्री में तो कठिनाई थी, लेकिन हमारी अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस माइक्रो फाइनेंस में, अगर जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में इंडस्ट्री का लॉस रेट्स एवरेज 8 to 10% रहा, हमारी क्यूमुलेटिव लॉस रेट ओनली 3.8% रहा। तो हमारी जो माइक्रो फाइनेंस में जो क्रेडिट परफॉर्मेंस है, ये इंडस्ट्री से काफ़ी हटके है। और जैसे जैसे माइक्रो फाइनेंस का जो आपका जो माहौल है, वो काफ़ी ठीक होता जा रहा है। और इस क्वार्टर में हम माइक्रो फाइनेंस में डिसबर्समेंट में मोमेंटम हमको दिखने को मिल रहा है। और एसएमई का बात अगर करें, तो एसएमई में हमारी पोर्टफोलियो में तो वैसे कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रेस की नज़र हमको आ नहीं रही है। कहीं कहीं पे कुछ शहरों में, कुछ पॉकेट्स में थोड़ा सा एलिवेटेड डेलिंक्वेंसी है, बट लेकिन अगर जिसको हम बोलेंगे कि अगर सेकुलर स्ट्रेस है पोर्टफोलियो में, वैसा दिख नहीं रहा है। ठीक बात है, ये बढ़िया चीज़ है कि ऐसा कोई लगातार ऐसा स्ट्रेस वाला मामला वो नहीं। अच्छा, एक चीज़ और सर, नए गवर्नर साहब आने के बाद से ब्याज दरें तेजी से 3 पॉलिसी में लगातार 1% दरें घट गई है। आपकी कंपनी को किस तरह से फ़ायदा होता है दरें घटने का, और इसका क्या इम्पैक्ट आप आगे देख रहे हैं अपने फाइनेंशियल्स में, कैसे आएगा? देखिए, एज एन एनबीएफसी हमको तो मार्केट से फंड्स लाइबिलिटीज़ गैदर करना पड़ता है। वैसे हम AAA रेटेड है, क्योंकि हमारी एल&टी की पेरेंटेज और एल&टी की मेजर शेयर होल्डिंग है। और हाल ही में S&P और फिच ने हमारी इंटरनेशनल रेटिंग भी, उन्होंने कंट्री रेटिंग की इक्विवेलेंट दी है। तो ओवरऑल हमारी जो रेट कट होती है, इसका जो बेनिफिट होता है हमारा, पहले हमको कमर्शियल पेपर में हमको बेनिफिट दिखा, क्योंकि क्या है कि बिकॉज लिक्विडिटी काफ़ी बड़ी है और रेट ट्रांसमिशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लिक्विडिटी के कारण ओवरऑल हेडलाइन जो रेट्स है, स्पेशली ऑन कमर्शियल पेपर, वो काफ़ी घट चुका है। और हमको अंदाज़ा है कि पूरा साल में हमको 30 to 35 बेसिस पॉइंट्स ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में कटौती आएगी। तो पूरा साल। इंडिविजुअली मैं पिछले कुछ समय से एनबीएफसी सेक्टर पे बहुत बुलिश रहा हूँ। एक चेंज ऑफ पॉलिसी आरबीआई की तरफ से थोड़ा सा जो पहले स्ट्रेस था, वो अब धीमे धीमे थोड़ा कम हुआ है। रेट कट, इकोनॉमी की बोयंसी, क्या लगता है अगले 1-2 साल में एनबीएफसी सेक्टर कुछ बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है भारत में? देखिए, हाल ही में एक एनबीएफसी सिंपोजियम हुआ था दिल्ली में, जहाँ पे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि एनबीएफसीज आर अ क्रिटिकल
पार्ट ऑफ द इंडियाज फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम एंड शी मेड वन स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली कि एनबीएफसीज आर नो लॉन्गर शैडो बैंक्स, दे आर अ वेरी फर्म एंड इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का भी और ओवरऑल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी, देखिए अभी उनका थॉट प्रोसेस है कि जो लास्ट माइल जो लेंडिंग है इसमें एनबीएफसी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और एनबीएफसी सेक्टर में एनबीएफसी सेक्टर अगर हेल्दी होगा तो इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ रेट भी हेल्दी होगा, बिकॉज बैंक सारे जगह पहुंच नहीं पाती है, कुछ सेगमेंट्स में बैंक्स लेंड कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो सेगमेंट का क्रेडिट डायनामिक्स अलग होता है। तो एनबीएफसी सेगमेंट बहुत क्रिटिकल सेगमेंट होगा। और अगर आप देखेंगे कि एनबीएफसी सेक्टर, अगर हम जो विकसित भारत बोलते हैं बाय 2047, राइट, उसमें अगर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो ग्रो करना है टू ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री लेवल्स, राइट, अभी क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो अभी ऑलमोस्ट 100% है और उसको 150-160% में लेके जाने का है, तो देयर इज नो अदर वे। एनबीएफसी और बैंक्स का पार्टनरशिप को मिलके ये क्रेडिट ग्रोथ होने का चांस है। अगर एनबीएफसी सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं आएगी तो ये नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years एनबीएफसी सेक्टर अच्छा करेगी और एनबीएफसी सेक्टर में आप देखेंगे कि रिस्क कैलिब्रेटेड ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए बढ़िया, तो आउटलुक काफ़ी बढ़िया है और आपकी कंपनी का आउटलुक तो मजबूत है ही। और जो अब नया आप लक्ष्य 2031 बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करते हैं कि वो लक्ष्य भी आप बहुत आसानी से अच्छे मार्जिन से हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।